नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसके पहले हमने वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ा, बॉटनी। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा कि पादप पोषण कैसे करते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, उत्सर्जन कैसे करते हैं और जनन कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान या जूलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम सभी प्रकार के जंतु, कशेरुकी के बारे में पढ़ेंगे, बहुकोशी के जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम मनुष्यों के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जंतु विज्ञान में मनुष्य में कौन कौन से तंत्र होते हैं जो क्या काम करते हैं, ये तंत्र किसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो तंत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। ठीक है, तो मानव तंत्र के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र होता क्या है? देखो, जैसे जंतुओं में पोषण के लिए एक तंत्र पाया जाता था, ठीक है, जो पोषण के लिए क्या करते थे, वो प्रकाश संश्लेषण करते थे, उसके द्वारा अपना भोजन बनाते थे और उससे ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर एक तंत्र पाया जाता है जिसे कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं उसे? पाचन तंत्र कहते हैं। और ये पाचन तंत्र क्या करता है कि खाए गए भोजन से उसको पाचित करता है और पाचन के बाद उससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो तंत्र है इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, ये अंग क्या क्या कार्य करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाचन तंत्र। मनुष्यों में पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्यों में पोषण के लिए तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र के भी भाग होते हैं जिसमें पाचन तंत्र के निम्न भाग है। पहला है मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रासनली, चौथा है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत, छठा है बड़ी आंत और सातवां है मलाशय। अब इन पाचन के लिए कुछ ग्रंथियां भी उत्तरदायी होती है, जो ये ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हो गई, दूसरी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि हो गई और तीसरी यकृत हो गई। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमारे पाचन तंत्र का डायग्राम, हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर यही डायग्राम दिया हुआ है। तो इसके अंदर दिखाया गया है कि ये जो भाग है ये मुख वाला भाग है। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो है ये कौन सा भाग है? ये मुख वाला भाग है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो डबल नलिका है, दो नलिका एक साथ जुड़ी हुई है, जो ये वाला भाग कहलाता है, ये कहलाता है ग्रसनी कहलाता है। उसके बाद ये जो पाइप जैसी संरचना है इसे बोलते हैं हम ग्रास नली। फिर उसके बाद ये जो जे जैसी संरचना है, अपने इंग्लिश वर्णमाला के अंदर एक जे वर्ड होता है, उस तरह की जो संरचना है ये कहलाती है आमाशय। फिर उसके बाद ये आमाशय एक लंबी नलिका से जुड़ा होता है जो ऐसे घूमी हुई रहती है, इसे हम कहते हैं छोटी आंत। और फिर इसके बाद ये एक यू जैसी संरचना है। ठीक है, कैसी संरचना है? ये एक तरह से यू या बॉक्स जैसा बन गया, देख पा रहे होंगे आप। तो ये क्या है? एक बॉक्स जैसी संरचना है, तो इसे कहते हैं बड़ी आंत। और फिर ये जो अंत में जो जहां से हमारा अपशिष्ट, भोजन का अपशिष्ट बचता है, जिसे हम सुबह त्यागते हैं, मल त्याग, उसे कहते हैं मलाशय। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? मलाशय। और मलाशय के आगे होता है मल द्वार, जहां से जो पचा हुआ अपशिष्ट भोजन है वो बॉडी से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ग्रंथियां, जो पहली लार ग्रंथि है वो हमारे मुंह में पाई जाती है, दूसरी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो हमारे आमाशय के पीछे की साइड होती है। ठीक है, और ये जो बड़ी सी ब्राउन कलर की ग्रंथि है ये कौन सी ग्रंथि है? यह है यकृत। ठीक है, अब ये सभी अपना अलग अलग काम करते हैं कि हर अंग का अलग काम होता है, लेकिन ये सब किस तंत्र के अंदर आते हैं? ये सब आते हैं हमारे पाचन तंत्र के अंदर। यानी हमने जो खाया उसको पचाने के लिए ये अंग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं कि हर अंग अपने लिए एक स्पेशल अंग है। ठीक है, हर अंग अपना एक स्पेशल कार्य करता है। तो मुख अपना कार्य करेगा, ग्रसनी अपनी कार्य करेगी, ग्रास नलिका अपना कार्य करेगा, आमाशय अपने कार्य करेगा, छोटी आंत अपना कार्य करेगी, बड़ी आंत अपना कार्य करेगी और मलाशय अपना काम करेगा। इनमें से अगर एक भी अंग काम नहीं करेगा तो पाचन तंत्र पूरी तरीके से बंद पड़ जाएगा। यानी हमें जो भोजन होगा वो पाचित नहीं होगा, और पाचित नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा कार्य हम कैसे करेंगे? बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, हमारा दैनिक जो जीवन कार्य है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इस पूरे डायग्राम को बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस पूरे डायग्राम को हमें जब एग्जामिनर पूछेगा कि पाचन तंत्र के बारे में बताइए तो हमें ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको बनानी पड़ेगी, उसी के अंदर तो होता है।
तो पहले हम अपना हेड बनाएंगे, उसके बाद नोज होगी, फिर लिप्स बनाएंगे और ये हमारी चिन होगी। ठीक है, इसे हमने बंद कर दिया, ये हमारा पीछे का सर हो गया। अब बना देंगे गर्दन, थोड़ा सा नीचे लिया और इसे कर दिया आगे। ऐसे हम दूसरी साइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, थोड़ा टेढ़ा हो गया पर एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला अंग हमारे पास क्या था? पहला अंग था हमारे पास मुख। ठीक है, जो ये वाला अंग है ये क्या कहलाता है? हमारा मुख कहलाता है, जहां से हमारा भोजन या कोई भी खाना हम खाते हैं, जो स्टार्ट कहां से होता है? हमारे मुख से स्टार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा अंग है हमारे पास ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी यानी नोज वाला भाग और मुंह वाला भाग, ये क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ये जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी नोज वाला भाग और मुख वाला भाग जुड़ा होता है, यानी यहां पर जो अंग ये जुड़ा हुआ है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। फिर तीसरे अंग की बात करते हैं, उसे बोलते हैं ग्रास नली, यानी एक नलिका जैसी संरचना। अब ग्रसनी के बाद ये नलिका नीचे तक आती है और इसे हम कह देते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं इसे हम? ग्रास नली। ये हो गई हमारे पास ग्रसनी और ये हो गया हमारा मुख। ठीक है, अब अगला अंग है हमारे पास आमाशय। तो ये एक जे जैसी संरचना है। ठीक है, कैसी संरचना है ये? जे जैसा अंग है जिसमें हमारा भोजन आके क्या होता है? स्टोर होता है। इसे कहते हैं हम आमाशय। ठीक है, चौथा वाला अंग हो गया हमारा आमाशय। इसके बाद अगला जो अंग आता है वो हमारा आता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को हम, ये क्या होती है कि इस टाइप से घूमी हुई संरचना होती है, जैसे घूमी रहेगी, जैसे उलझा हुआ धागा होता है ना, उस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास छोटी आंत। ठीक है, पांचवा अंग हो गया हमारा छोटी आंत। छोटी आंत, फिर उसके बाद आता है हमारा अगला अंग जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? बड़ी आंत। ये थोड़ी सी मोटाई होती है, यानी थोड़ी चौड़ी होती है छोटी आंत के मुकाबले। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास ये हो गई हमारे पास बड़ी आंत। ठीक है, ये कौन सा भाग है? छठा भाग है। हम सिर्फ पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग हो गया हमारे पास, ये हो गया मलाशय, जो सातवां भाग है मलाशय। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे पाचन तंत्र का डायग्राम हो गया। अब ग्रंथियां हम इसमें नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सिर्फ पाचन तंत्र के बारे में। तो जैसे पहला अंग है हमारे पास मुख, दूसरा अंग हो गया ये ग्रसनी है, सॉरी ये क्या है? ग्रसनी है, और यहाँ पर जो पहला अंग आएगा वो आएगा मुख। ठीक है, तो मुख हो गया, फिर ग्रसनी होगी, फिर होगी हमारे पास ग्रास नली, फिर हो गया हमारे पास आमाशय, फिर हो गया हमारे पास छोटी आंत, और फिर हो गई बड़ी आंत, और फिर ये लास्ट में हो गया हमारे पास मलाशय। ठीक है, तो इस तरीके से ये पाचन तंत्र का डायग्राम बनेगा। अब
हमने बना दिया इसे देख लेना, पाचन तंत्र। ठीक है, अब हम अंगों के बारे में बात करते हैं कि किस अंग का क्या कार्य होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास अंग है मुख। तो मुख यानी जहां से हमारा पाचन शुरू होता है, ये वो अंग है जहां से क्या होगा, हमारा पाचन शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है, मुख का डायग्राम है। हमें एक साथ बनाना है। मैंने सिर्फ हर टॉपिक का अलग अलग डायग्राम बनाया हुआ है ताकि समझ में आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या हम अंग में क्या क्या अंग होते हैं और ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो ये क्या है, एक मुख का डायग्राम है। अब मुख क्या है, आगे की साइड क्या है, हमारे पास लिप्स होते हैं जो किसी भी भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन लिप्स के पीछे दांत होते हैं जो किसी भोजन को काटने का कार्य करते हैं। और फिर जैसे ही भोजन अंदर एंटर होता है तो ये जो भाग होता है ये होती है हमारी जिह्वा, जिसे हम जीभ बोलते हैं। साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। जीभ का कार्य क्या होता है कि भोजन को लार के साथ मिलाना। ठीक है, ये एक मांस की संरचना होती है। ठीक है, इसे कैसी संरचना बोलते हैं, इसे बोलते हैं मांसपेशीय संरचना कहा जाता है। ठीक है, जो लचीली होती है, इसमें किसी तरह की हड्डी नहीं पाई जाती। ये कैसी संरचना होती है, ये लचीली संरचना होती है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास कि यह तंत्र का सबसे पहला भाग है। ठीक है, यह पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग है कि जहां से पाचन स्टार्ट होता है। क्या करेंगे हम, जब खाना लेके बैठते हैं तो क्या करते हैं, खाने का टुकड़ा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सबसे पहले कहां एंटर करते हैं, हमारे मुंह के अंदर एंटर करते हैं। तो ये जो पाचन स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, हमारे मुंह के अंदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, मुख में विभिन्न अंग पाए जाते हैं। ठीक है, मुख में विभिन्न अंग पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला हो गया हमारे पास होठ हो गया, फिर दांत हो गया, फिर क्या हो गया, जीभ हो गया, फिर ग्रंथियां होती है, इसके अंदर लार ग्रंथियां होती है जो लार को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये इसके अंग हो गए। फिर होता है होठ, मुख का सबसे प्रथम भाग होता है जो भोजन को पकड़ने तथा मुख को खोलने में सहायता करता है। ठीक है, जो होठ होते हैं हमारी, ये भी मांसपेशी जैसी संरचना होती है, ये भी लचीले होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि होठ को, सॉरी, मुख को खोलने में तथा भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। उसके बाद मुख में चारों ओर गति की जा सकने वाली पेशी से निर्मित जिह्वा पाई जाती है। सॉरी, यहां आएगा सकने। ठीक है, यानी मुख के अंदर चारों ओर गति की जाने वाली एक मांसपेशीय संरचना पाई जाती है, यानी पेशीय संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जिह्वा। ठीक है, साधारण भाषा में उसे कहते हैं जीभ, जो मुख में लार को मिलाने का कार्य करती है। जो क्या करती है, मुख में लार को मिलाने का काम करती है। और वो लार कहां से प्रोड्यूस होती है, वो लार होती है हमारी लार ग्रंथियों से, जो हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के अंदर। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि मुख के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है जिससे क्या होता है, लार का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है, लार का स्त्रावण होता है। और जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो लार होती है वो मिक्स होती है, और वो मिक्स कौन करती है, वो मिक्स करती है हमारी जीभ। कौन करती है, हमारी जीभ मिक्स करती है उस लार के अंदर भोजन को। और भोजन को मिक्स करने के बाद वो भोजन कैसा होता है, लसलसा हो जाता है, यानी चिपचिपा भोजन हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि भूख लगती है या किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या किसी स्वादिष्ट पकवान को देखते हैं तो मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, लार होता है, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि मुख के ऊपर तथा नीचे एक जबड़ा स्थित होता है जिसमें 16 यानी टोटल 32 दांत होते हैं। ऊपर वाले मुख के अंदर या ऊपर वाले जबड़े के अंदर 16 और नीचे वाले जबड़े के अंदर 16 दांत होते हैं। तो टोटल कितने दांत हो गए, 32 होते हैं, जो निम्न प्रकार से। ठीक है, तो यानी हमने मुख की बात की, तो मुख के अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है होठ, जो क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं और मुख को खोलने में सहायता करते हैं। उसके बाद अंदर की साइड आए तो दांत होता है जो भोजन को काटने में सहायता करता है। उसके बाद अंदर आए तो जीभ होती है जो क्या करती है, एक पेशीय संरचना होती है जो क्या करती है, भोजन में लार को मिक्स करने का कार्य करती है तथा भोजन को क्या करती है, वो अपने मुंह के अंदर एक
पूरा रोटेशन करवाने का कार्य करती है। जो जीभ होती है वो पूरे रोटेशन करवाने का कार्य करती है। उसके बाद लार ग्रंथियां होती है जो क्या करती है, लार का स्त्रावण करती है या लार बनाती है, जो क्या करती है, भोजन में मिक्स होता है और भोजन को लसलसा बना देता है। ठीक है, अब हम दांतों के बारे में बात करेंगे। दांत कितने तरह के होते हैं और ये क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो दांत हमारे पास कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 4 प्रकार के। ये एक मुख है, ठीक है, इसमें दांत शो हुए, दांत क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, ये वाले ऊपर वाला जबड़ा और ये वाला नीचे वाला जबड़ा। ऊपर 16 दांत होते हैं और नीचे भी कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं, ये 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने दांत हो जाते हैं हमारे पास, 32 दांत। ठीक है, अब अलग अलग दांत अलग अलग कार्य करता है। तो पहला जो दांत है हमारे पास उसे बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं इसको, कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। तो कृंतक दांत कौन से होते हैं, तो देखो हमारा मुख ऐसा होता है। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, जब हम मुख खोलते हैं तो हमारा मुख 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। ठीक है, तो ये वाला जो जबड़ा है ये क्या है, ऊपरी जबड़ा है। तो इस जबड़े के अंदर जो आगे वाले 2 दांत होते हैं और इसके जो बगल में 2 दांत होते हैं उससे बोलते हैं कृंतक। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो दांत होते हैं ये होते हैं कृंतक। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले होते हैं हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये क्या कहलाते हैं, कृंतक कहलाते हैं। यानी ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4, यानी टोटल जो कृंतक दांत होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 दांत होते हैं हमारे पास कृंतक। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास रदनक। तो जो कृंतक के बगल में एक एक दांत होता है वो होता है रदनक, यानी 5वां और 6ठा। ठीक है, ये वाला जो दांत होता है ये क्या कहलाता है, रदनक कहलाता है। क्या कहलाता है, रदनक कहलाता है। तो कृंतक ऊपर वाले 4 दांत होते हैं और ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो सॉरी, तो क्या होता है कि जो सामने वाले जो 4 दांत होते हैं वो उस भोजन को काट कर मुंह के अंदर धकेलते हैं। ठीक है, वो भोजन को काटेंगे और कहां धकेलेंगे, मुंह के अंदर धकेलेंगे। फिर उसके बाद आता है दूसरा रदनक। रदनक क्या होते हैं, थोड़े नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, जो 4 दांत के बगल में हमारे जो 2 दांत होते हैं ना, इनको हाथ लगा के देखना, ये थोड़ा नुकीले दांत होते हैं। तो ये नुकीले होने का रीजन क्या होता है कि जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे मनुष्य भी क्या करता है, मांस का सेवन करता है। तो जो मांसाहारी या ऐसा कोई पदार्थ होता है जिसे फाड़ने की आवश्यकता होती है, काटने की नहीं, किसकी, फाड़ने की। तो ये जो दांत होते हैं जो इस तरीके ऐसे नुकीले दांत होते हैं ये। ठीक है, कैसे होते हैं ये, नुकीले होते हैं। तो जो नुकीले दांत होते हैं ना वो किसी भी वस्तु को फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते हैं। तो जो 2 दांत होते हैं ऊपर के और ये नीचे वाले, ठीक है, ये जो नीचे वाले दांत होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी वस्तु, किसी भी भोजन को फाड़ने या चीरने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये जो दांत होते हैं ना ये मांसाहारी जो जंतु होते हैं ना, जैसे शेर हो गया, इनमें बड़े बड़े पाए जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं और मांस को क्या करना पड़ता है, चीरना तथा फाड़ना पड़ता है। उसके बाद अगली बात करते हैं अग्रचवर्णक की। ठीक है, तो पहले आया हमारे पास कृंतक, दूसरा आया हमारे पास रदनक और अगला हमारे पास आया अग्रचवर्णक। ठीक है, तो अग्रचवर्णक मतलब कि रदनक के बाद 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक है, रदनक के बाद जो 2 दांत होते हैं ये कहलाते हैं अग्रचवर्णक। क्या कहलाते हैं ये, अग्रचवर्णक। ये जो वाले दांत होंगे ये क्या कहलाएंगे, अग्रचवर्णक कहलाएंगे। जो 4 दांत है, ये जो 4 दांत है हमारे आगे वाले, इसे बोलते हैं कृंतक। ये हो जाएंगे रदनक और इस रदनक के पीछे 2 दांत होते हैं और इधर की साइड 2 दांत होते हैं, यानी टोटल 4 दांत हो गए ऊपर के भाग के अंदर। ठीक है, तो जो 2 या 4 दांत होते हैं ये कहलाते हैं अग्रचवर्णक और नीचे भी ऐसे ही 2 दांत होंगे, यानी टोटल 4 दांत हो गए, 2 इधर और 2 इधर, तो 4 हो गए, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए।
इसमें बात करते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और 2 ऊपर और 2 नीचे कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। ठीक है, तो ये 8 दांत जो होते हैं ये होते हैं अग्रचवर्णक। ये क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद अगला आता है चवर्णक। ठीक है, जो पीछे के 3 सेट, 3 के सेट में होते हैं, यानी 6 नीचे और 6 ही क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ये कहलाते हैं चवर्णक। यानी टोटल कितने होंगे? 6 ऊपर और 6 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, कितने हो गए? 12। अब जोड़ लो इनको, 12 और 4 16 और 8 और 8 16, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 32 दांत पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, जो चवर्णक वाले दांत होते हैं ये भोजन को बिल्कुल बारीक पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो चारों दांतों का कार्य अलग अलग हो गया। पहला हो गया आगे के जो 4 दांत होते हैं उसे बोलते हैं कृंतक। 4 दांत के बगल में जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं रदनक। उसके बाद जो 2 और 2 का सेट होता है, यानी टोटल 4 दांत होते हैं, ये होते हैं अग्रचवर्णक। और उसके पीछे 3 का सेट होता है 6, इसे बोलते हैं चवर्णक। और पूरे जबड़े की बात करें तो 8 तो हमारे पास होते हैं कृंतक, 4 ऊपर और 4 नीचे, और 2 होते हैं, 4 होते हैं रदनक, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, उसके बाद 8 होते हैं अग्रचवर्णक, 4 ऊपर और 4 नीचे। उसके बाद होते हैं चवर्णक, जो 6 ऊपर होते हैं और 6 ही नीचे होते हैं। तो टोटल ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने दांत हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम साधारण भाषा में 32 ही दांत कहते हैं। ठीक है, 32 दांत। तो ये हो गए हमारे मुख के दांत, जो अलग अलग कार्य करते हैं। और मुख में कितने पाए जाते हैं ये हमने स्लाइड के अंदर बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी मतलब जो मुख के बाद वाला भाग होता है उसे कहते हैं हम ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी हमारे पास नासाद्वार और मुख द्वार का कॉमन पार्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? नासाद्वार और मुख द्वार का क्या होती है? ये कॉमन पार्ट होती है। यानी हमारे जो नाक वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया और मुख वाला एरिया जहां पर आके मिलता है, ये वाला भाग कहलाता है हमारा ग्रसनी। ठीक है, अब इस ग्रसनी को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, ग्रसनी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। तो ग्रसनी को के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ये जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, इसे हम बोलते हैं नासाग्रसनी। ये जो येलो वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम मुख ग्रसनी। और जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम कंठ ग्रसनी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो शुरू करते हैं ग्रसनी के बारे में। तो पहला है ग्रसनी जिह्वा के पीछे वाले भाग में स्थित होती है। ठीक है, जो ये जीभ वाला भाग है इसके जस्ट पीछे जो भाग स्थित होता है वो क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, ये जीभ है हमारे पास और इसके जस्ट पीछे जो भाग है ये क्या कहलाएगा? ग्रसनी कहलाएगा। उसके बाद ग्रसनी से होकर भोजन आहार नाल में तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ठीक है, यानी जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है? वो मुख में जाता है, मुख के बाद कहां जाता है? ग्रसनी में जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो नाक के द्वारा ये श्वास कहां जाती है? ये भी ग्रसनी में जाती है। ठीक है, तो जो ये लाइन मैंने पहले बोली थी कि जो ग्रसनी होती है ना, वो आहार नाल और श्वास नाल का कॉमन भाग होती है। देखो ना, ये यहां से क्या हो रही है? अंदर आ रही है, और ये यहां से अंदर आके यहां पर क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो दोनों का कॉमन द्वार या उभयनिष्ठ द्वार कहलाता है ये ग्रसनी। फिर उसके बाद ग्रसनी आहार नाल तथा श्वास नाल का उभयनिष्ठ भाग है। ठीक है, आहार नाल और श्वास नाल का क्या है? कॉमन पार्ट है। उसके बाद ग्रसनी के 3 भाग होते हैं जो मैंने बताया। पहला होता है हमारे पास नासाग्रसनी। ठीक है, जिसे बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नासोफेरिंक्स। उसके बाद दूसरा है मुख ग्रसनी, जिसे बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और तीसरा है हमारे पास कंठ ग्रसनी, जिसे बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गए ग्रसनी के। जो नाक वाला पार्ट होता है ग्रसनी का उसे बोलते हैं हम नासाग्रसनी। जो नासा और मुख वाला दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग होता है उसे बोलते हैं हम मुख ग्रसनी। और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कंठ ग्रसनी। ठीक है, जो हमने अलग अलग कलरों के अंदर क्या किया है? दर्शाया गया है। जो ग्रीन कलर है वो अलग पहला पार्ट है नासाग्रसनी वाला, जो येलो कलर है वो मुख ग्रसनी वाला पार्ट है, और जो ब्लू कलर है वो कंठ। तो अगला भाग है हमारे पास ग्रास नली। ठीक है, यह एक सक्रिय पेशी नली है। ठीक है, यह एक
सक्रिय पेशीय नली है। ठीक है, यानी यह क्या है, एक नलिका जैसी संरचना होती है, एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, जो क्या करती है, भोजन को मुख के द्वारा या मुख से नीचे लाती है और कहां तक पहुंचाती है, स्टोमक तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है, स्टोमक तक पहुंचाती है, यानी जिसे हम बोलते हैं आमाशय, जो हमारे पाचन तंत्र का अगला भाग होगा। ठीक है, तो ये नली मुख से भोजन लेकर आती है और एक रास्ते की तरह काम करती है या एक रोड की तरह काम करती है, जिसके द्वारा ये भोजन कहां तक पहुंचता है, हमारा आमाशय तक पहुंचता है या स्टोमक तक पहुंचता है। अब क्या होता है कि जो मुख के द्वारा जो भोजन भेजा गया है स्टोमक के अंदर, इसमें क्या मिली होती है, लार मिली होती है। ठीक है, लार मिली होने के कारण जो भोजन होता है ना वो लिसलिसा होता है। लेकिन ये जो ग्रास नली होती है ना, इसके दीवारों पर भी हमें क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। देखो इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, जिसमें से श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। ठीक है, इसकी जो दीवारें होती है ना, इसकी दीवारों पर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये श्लेष्मा ग्रंथियां क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। अब ये श्लेष्मा काम क्या आता है, देखो क्या होता है कि कभी कभी भोजन करते हैं ना, तो हमारे भोजन के अंदर कुछ हार्ड सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने चिप्स खा लिया, ये सब क्या है, हार्ड है, क्रिस्पी होते हैं। तो क्या होता है, अगर हमारा भोजन लिसलिसा नहीं होगा, ये श्लेष्मा ग्रंथियां श्लेष्मा स्त्रावण नहीं करेंगी, तो क्या करेगी, जब ये ग्रास नाली या आहार नाल में से जाएगी ना, तो ये इस नाल को चोट पहुंचाती हुई इसके अंदर घाव करती हुई चली जाएंगी, जिसके कारण क्या हो गया, हमारी ग्रास नली क्षतिग्रस्त हो जाएगी, या इसमें क्या हो जाएगा, घाव हो जाएंगे, ब्लीडिंग होगी, जिसके कारण हमें पाचन में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो उसको हटाने के लिए इसके ऊपर श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, और श्लेष्मा का स्त्रावण करने के कारण क्या होता है, जब ये श्लेष्मा भोजन के अंदर मिलता है ना, तो इसकी जो सतह के होती है ना, इसको क्या कर देता है, स्लिपरी बना देता है। ठीक है, यानी भोजन मुंह से गया, मुंह से ग्रास नली के अंदर आया और स्लिप करके सीधा कहां चला गया, स्टोमक के अंदर। ठीक है, तो ना तो ग्रास नली को कोई नुकसान हुआ, ना ही स्टोमक को कोई नुकसान हुआ, ना ही हमारे माउथ को कोई नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये भोजन को कैसा बना देती है, ये भोजन को लसदार या लसलसा बना देती है। कैसा बना देती है, लसदार या लसलसा बना देती है। उसके बाद ग्रास नली के शीर्ष पर एक ऊतकों का एक पल्ला होता है, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, अब ये इस ग्रास नली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ग्रास नली के शीर्ष पर, यानी मुख और ग्रसनी के बाद, ठीक है, ग्रसनी, मुख और ग्रसनी के बाद जो आहार नाल होता है, जो ग्रास नली होती है ना, तो ग्रास नली होती है, इसके बीच में एक ऊतकों का एक ढक्कन जैसा पाया जाता है, ऊतकों का ढक्कन होता है, ये ढक्कन जैसा होता है। ठीक है, उस ढक्कन को बोलते हैं हम घाटी ढक्कन, या फिर बोला जाता है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस में याद रखो तो ज्यादा बेटर होता है। तो ये एपिग्लोटिस देखो काम क्या करता है, समझना क्या होता है कि मुख होता है, ठीक है, ये हमारे पास मुख है, और ये है वो गई हमारे दो भाग सेम वाली ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। अब ग्रास नली के बाद ये दो पाइपों में बढ़ जाता है। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है इस तरीके से। तो ये वाला जो भाग होता है, ये तो हो गया हमारी ग्रास नली, जिसमें से क्या जाएगा, भोजन जाएगा, और ये हो गया हमारे पास श्वास नली, जिसके अंदर से क्या जाएगा, श्वास जाएगा। अब क्या होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भोजन को श्वास नली में भेज दे और श्वास को भोजन नली में भेज दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि यहां पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं घाटी ढक्कन या ऊतक। ऊतक का बना होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये किसका बना होता है, ऊतक का बना होता है। अब ये एपिग्लोटिस काम क्या करता है कि जैसे हमने भोजन किया, तो भोजन करने के साथ साथ ये भोजन को अंदर लेकर आएगा ग्रास नली, और जब हम भोजन करेंगे ना, तो जो ये ढक्कन होता है, ये कहां खुल जाता है, ग्रास नली में खुल जाएगा, ये यानी ये यहां खुल जाएगा, और इस वाली श्वास नली को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ताकि जो भोजन है वो ग्रास नली के बजाय श्वास नली में ना चली जाए। फिर जब हम श्वास लेंगे, तो श्वास लेने के बाद ये किसको ब्लॉक कर देगा, ये ग्रास नली को ब्लॉक कर देगा, और श्वास कहां चली जाएगी,
श्वास नली में चली जाएगी, ठीक है। तो इस ढक्कन का सिर्फ यही कार्य है, यानी इस एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन का सिर्फ यही कार्य है कि भोजन को भोजन नली में पहुंचाना और श्वास को श्वास नली में पहुंचाना। कभी कभी क्या होता है कि भोजन श्वास नली में चला जाता है ना, तो हमें हिचकी आती है या वॉमिटिंग होती है, तेज खांसी आती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो भोजन अंदर गया है श्वास नली में वो एकदम से निकलकर बाहर आ जाता है और कहाँ चला जाता है, ग्रास नली में। या तो वो मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगा वॉमिटिंग से, या वो वहां से निकलकर कहाँ चला जाएगा, ग्रास नली में चला जाएगा। तो एपिग्लोटिस का सिर्फ एक ही काम होता है कि भोजन को ग्रास नली में भेजना और तथा उस पर्टिकुलर समय पर श्वास नली को ब्लॉक कर देना, और जब हम श्वास लेंगे तो उस पर्टिकुलर समय पर श्वास नली को खोलना और ग्रास नली को बंद कर देना। ये किसका काम होता है, ये एपिग्लोटिस का काम होता है, और ये ग्रास नली और ग्रसनी के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, ठीक है, समझ में आया। अगला, एपिग्लोटिस का मुख्य काम श्वास नली को आहार नाल से अलग करना होता है, ठीक है। अभी अपन ने ये डिस्कस किया कि जो घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस होता है इसका मुख्य काम यही होता है कि ग्रास नली को अलग रखे और श्वास नली को अलग रखे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम आमाशय के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली। अब चौथे पार्ट पे आते हैं हम, कौन सा वाला भाग हो गया, आमाशय। आमाशय क्या होता है कि जितना भी भोजन हम करते हैं ना वो जाकर कहां रुकता है, हमारे स्टोमक के अंदर, यानी हमारे आमाशय के अंदर। जो मेन पाचन क्रिया स्टार्ट होती है ना वो आमाशय से स्टार्ट होती है। पाचन क्रिया स्टार्ट कहां से होती है, पहले तो होता है मुख से, लेकिन जो स्टार्टिंग यानी मेन जो काम होता है वो कहां होता है, आमाशय के अंदर होता है, ठीक है। ये तो प्राइमरी पाचन हो गया कि मुख में लार मिल गई और लार के द्वारा फिर ये रास्ते द्वारा कहां गया, आमाशय के अंदर। लेकिन जब मेन पाचन स्टार्ट होता है ना वो कहां से होता है, हमारे पास आमाशय से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय जे आकार की संरचना है, ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला में जे आकार होता है ना उस तरह की संरचना, देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये कैसी संरचना है, ये जे आकार की संरचना है, ठीक है। इसकी भित्तियां कैसी होती है, इसकी भित्तियां होती है लचीली। कैसी होती है इसकी भित्तियां, इसकी भित्तियां लचीली होती है। लचीली होने के कारण क्या है कि लचीली होने के कारण जब हम भोजन करते हैं ना तो ये क्या करता है, फैलता है। यानी जैसे हमने भोजन किया, भोजन करते हमारा पेट फूला फूला लगता है और फिर सोचते हैं कि चलो घूमे आते हैं, घूमने के बाद क्या होगा कि थोड़ा हैवी कम हो जाएगा या पेट कम हो जाएगा। तो जैसे हम टहलते हैं ना तो वो भोजन को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, और ये क्या होता है जब भोजन करते ही फूल जाता है तथा पाचन करते टाइम में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इसकी जो दीवारें होती है ना, ये जो दीवारें होती है ये कैसी होती है, ये लचीली होती है। लचीली होने के कारण ये क्या करता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, फैलने तथा सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। ये फैलता है तथा सिकुड़ता है, ठीक है। इसकी भित्तियां लचीली होती है जो आमाशय की दीवारों को फैलने तथा सिकुड़ने में सहायता करती है। अगला, आमाशय की भित्तियों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें से पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है और ये थोड़ा लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि मैंने बोला कि मेन पाचन कहां से स्टार्ट होता है, आमाशय के अंदर से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, आमाशय में से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर आता है तो इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इन जठर ग्रंथियों का मेन काम क्या होता है कि भोजन के पाचन में क्या करना, सहायता करना, ठीक है। अब जठर ग्रंथियों द्वारा क्या निकलता है, एक रस निकलता है जिसे हम बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं हम, जठर रस कहते हैं, ठीक है। देखो ये दीवारों सर ये लिक्विड जैसा एरो जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। यानी इस दीवार पर ग्रंथि है, कौन सी, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि क्या कर रही है, ये जठर ग्रंथि क्या कर रही है, जठर रस को क्या कर रही है, स्त्रावित कर रही है, ठीक है। हमने जो भोजन किया है ना, इस भोजन के अंदर क्या मिला रही है, जठर रस को मिला रही है, ठीक है। ये देखो हर जगह एरो बने हुए हैं, यानी इसकी दीवारों से क्या निकल रही है, जठर रस निकल रहा है। अब ये जठर रस क्या काम करता है, इसके अंदर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर भी कुछ ऐसे लिक्विड पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, श्लेष्मा उपस्थित होता है जो पाचन में सहायता करता है, ठीक है।
जो जठर रस होता है ना, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब ये अम्ल क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन की प्रवृत्ति को अम्लीय बना देता है। क्या काम करता है ये, भोजन की प्रवृत्ति को अम्लीय बना देता है। और भोजन में बाहर से आए हुए जीवाणु क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नष्ट करता है। जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं ना, उन जीवाणु को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है या खत्म कर देता है। और भोजन को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन की प्रवृत्ति कैसी करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन की प्रवृत्ति को कैसा बना देता है, ये बना देता है हमें अम्लीय। किसको, भोजन को क्या बना देता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन हो गया, श्लेष्मा हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। जो भोजन के अंदर जो प्रोटीन मिला होता है ना, उसके पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। फिर उसके बाद आती है श्लेष्मा उपस्थित, श्लेष्मा की उपस्थिति, यानी जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती है वो क्या काम करती है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl जो होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे आमाशय की दीवारों को भी जला सकता है। जो जठर रस के अंदर जो HCl निकलता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इन दीवारों को भी जला सकता है। ठीक है, यानी इन दीवारों को डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आमाशय के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती है, जिसे बोलते हैं हम म्यूकस ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं हम, म्यूकस ग्रंथियां। अब ये म्यूकस ग्रंथियां एक द्रव को क्या करती है, स्रावित करती है या इसको बाहर निकालती है, उसे बोलते हैं हम म्यूकस या श्लेष्मा ही कहते हैं। ठीक है, म्यूकस या श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या करती है, HCl की मात्रा को आमाशय के अंदर कंट्रोल करने का कार्य करती है। जैसे भोजन में जितना HCl यूज होना था वो हो गया, फिर बचे हुए HCl को क्या करती है, म्यूकस ग्रंथियां जो होती है ना, ये इसको नष्ट कर देती हैं और हमारी आमाशय की दीवारों को क्या करती है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, क्या करती है, HCl से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। अब अगला देखते हैं कि, ठीक है, तो तीनों चीजें, तीनों बातें मैंने बता दी कि हाइड्रोक्लोरिक का काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है और श्लेष्मा क्या काम करता है। तो अगला देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, भोजन को क्या बनाता है, ये अम्लीय बनाता है। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। जो HCl होता है ना, इसका pH होता है लगभग 2 के बराबर। ठीक है, यानी pH स्केल पर 7 से 0 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं ना, तो जो पदार्थ की प्रवृत्ति है वो कैसी होती चली जाती है, अम्लीय होती चली जाती है। यानी pH में 2 है तो इसका मतलब ये कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल है। ठीक है ना, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है। उसके बाद आमाशय की भित्तियों पर स्थित म्यूकस ग्रंथि म्यूकस का स्त्रावण करती है। ठीक है, जो आमाशय की दीवारों की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है। जिसे हमने बात करी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका pH 2 होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसको वो क्या करता है, हमारी आमाशय की दीवारों को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए हमारे आमाशय के अंदर म्यूकस ग्रंथियां होती है और वो म्यूकस का स्त्रावण करती है और हमारी आमाशय की दीवारों को रक्षा करती है। किसके साथ, अम्ल के द्वारा। किसके से, अम्ल से। किसके द्वारा, म्यूकस स्त्रावण के द्वारा। किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, फिर जब आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में एसिडिटी की क्या होती है, शिकायत होती है। ठीक है, कभी कभी हम ज्यादा खा लेते हैं, बाहर का खा लिया हमने, फास्ट फूड खा लिया, उसमें क्या होती है, अम्ल होता है। जैसे केचप हो गया और जैसे सॉस हो गया, काफी तरह के सॉस होते हैं जिसमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा होती है। तो पहले से ही बॉडी हमारा अम्ल बना रही है और फिर हम बाहर से भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जैसे ही वो अम्ल अंदर जाएगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। और जैसे ही स्टोमक में अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो क्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है, जिसे हम बोलते हैं ना, खट्टी डकार आ रही है खाना खाने के बाद अजीब सा। तो वो क्या होता है, एसिडिटी के सिम्टम होते हैं। अब इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इनो लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, इनो। इनो क्या करती है, हमारी जो अम्ल की मात्रा है ना पेट में, उसको क्या करती है, कम कर देती है। यानी पेट की अम्ल की मात्रा को
कम करने का काम कौन करता है? क्षार करेगा। यानी इनो की प्रवृत्ति कैसी होती है? इनो की प्रवृत्ति होगी क्षारीय। ठीक है, अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए जो प्रवृत्ति होगी, जो लिक्विड लेंगे वो कैसा होगा हमारे पास? क्षारीय होगा। ठीक है, कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो एसिडिटी को कम करने के लिए इनो लिया जाता है। इनो की प्रवृत्ति होती है क्षारीय, यानी अम्ल को कम करने के लिए क्षार को लेना पड़ेगा। तो अगला देखते हैं हम छोटी आंत, जिसे हम कहते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, क्या कहते हैं हम? क्षुद्रांत। आहार नाल में सबसे बड़ा भाग होता है हमारी छोटी आंत। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? आमाशय होगा। आमाशय के बाद जो अंतिम भाग से जुड़ा होता है वो कहलाता है हमारी छोटी आंत। ये घूमी हुई जो संरचना है ये है छोटी आंत। ठीक है, ये जो भाग है जो मैं दर्शा रहा हूं, ये कौन सी आंत है? ये छोटी आंत है। ठीक है, क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है ना, ये पाचन करने में ज्यादा सहायता करती है। किसका? हमारे पाचन तंत्र के अंदर। ठीक है, पाचन तंत्र के अंदर पाचन करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? वो होता है छोटी आंत का। तो शुरू करते हैं। छोटी आंत पाचन तंत्र का मुख्य अंग है। ठीक है, तो छोटी आंत होता है वो क्या होता है? पाचन तंत्र का एक मुख्य अंग होता है। यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, जो हमने भी बात की कि आमाशय के बाद जो छोटी आंत स्टार्ट होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ा भाग होती है किसका? पाचन तंत्र का। ठीक है, किसका भाग होती है? सबसे बड़ा भाग होती है पाचन तंत्र या आहार नाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन तंत्र में आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। ठीक है, फिर भोजन का अधिकतम पाचन तथा अवशोषण इसी भाग में होता है। इसकी लंबाई बड़ी होने के कारण भोजन अधिक समय तक छोटी आंत में रहता है। ठीक है, क्या होता है कि आमाशय में जब जठररस मिल जाता है उसके बाद क्या होता है? ये जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत क्या होती है कि सबसे लंबा भाग होती है। अब जो जितना लंबा भाग होगा भोजन उसमें उतने ही समय तक ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा समय भोजन कहाँ बिताता है? वो छोटी आंत में बिताता है। और छोटी आंत में बिताने के कारण इसमें जो पाचन होता है वो अधिकतम होता है और अवशोषण का काम भी क्या होता है? अधिकतम होता है। यानी पाचन का काम सबसे ज्यादा किस भाग में होता है? सबसे ज्यादा हमारे छोटी आंत के अंदर होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। फिर छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना होती है जिसे हम विली या विलाई या दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, यानी जो छोटी आंत होती है ना, इसकी दीवारों पर ऐसे उंगली जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? उंगली जैसी संरचना होती है। ये उंगली जैसी संरचनाओं को हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली या दीर्घ रोम। ठीक है, विली या क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। अब क्या होता है कि जो ये विली होती है ना, ये भोजन के आसपास मूव करती है और सबसे महत्वपूर्ण काम करती है भोजन में से पोषक पदार्थों के अवशोषण करने का। ठीक है, ये विली भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं? जब भोजन इनके आसपास से गुजरता है तो इनके टिप्स पर क्या होती है? ये मूव करती हैं और मूव करने के कारण करते करते क्या करती हैं? ये इस भोजन में से क्या कर लेगी? जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, वसा, ये सब क्या करती है? इस भोजन में से अवशोषित कर लेती हैं और बचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? हम अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत के दीवारों पर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं विली। और ये विली क्या करती है? भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। क्या करती है? भोजन के अवशोषण में सहायता करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी दीवारों पर ग्रंथियां होती है जो आंत्र रस का स्त्रावण करती है। ठीक है, दीर्घ रोम के साथ साथ जो छोटी आंत होती है इसकी दीवारों पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिस ग्रंथि से एक रस स्त्रावित होता है या रस निकलता है जिसे हम कहते हैं आंत्र रस। ठीक है, आंत्र में से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? इसे आंत्र रस कहेंगे। और ये आंत्र रस भोजन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को सरल भागों में तोड़ने का काम करता है। क्या करेगा? ये पदार्थों को तोड़ने का काम करेगा। किसमें? जो भोजन में उपस्थित है। और उसको तोड़ने के बाद जो विली होती है ये उस भोजन का या उस पोषक तत्व का या उस पदार्थ का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, अब ये आंत्र रस में क्या क्या पाया जाता है? देखो, आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है तथा वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बना देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा और वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। फिर इसके बाद जो विली होती है
इन तत्वों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। डायरेक्ट ये अवशोषित नहीं करेगी, ये कैसे करेगी, अमीनो अम्ल के फॉर्म में करेगी, ग्लूकोज के फॉर्म में करेगी, ग्लिसरॉल के फॉर्म में करेगी। तो ये क्या करते हैं, जो आंतररस होता है तोड़ देगा, परिवर्तित कर देगा, उस परिवर्तित करने के बाद जो पदार्थ बनता है उसका अवशोषण कौन कर लेगी, विली कर लेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण या पाचन कहाँ होता है, हमारे पास छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला अंग आता है वो आता है हमारे पास बड़ी आंत, जिसे हम बोलते हैं बृहदात्र। ठीक है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, बीच में हमारे पास क्या आती है, छोटी आंत थी। छोटी आंत के बाद कौन सा भाग आता है हमारे पास, बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत छोटी आंत से साइज में थोड़ी मोटी होती है, बड़ी नहीं होती, लंबी नहीं होती है, ये क्या होती है, इससे थोड़ी मोटी होती है। छोटी आंत जो होती है वो थोड़ी साइज में पतली होती है, मोटाई में पतली होती है, और बड़ी आंत थोड़ी मोटाई में मोटी होती है, इससे थोड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यह छोटी आंत के अंतिम भाग से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो लास्ट जो छोटी आंत, ये जो भाग है ये छोटी आंत का भाग है, और इसके बाद जो कनेक्ट होता है ये होती है बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद शुद्ध शुद्रात्र से बचा हुआ बिना पचा भोजन बड़ी आंत में आता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि कुछ भोजन या भोजन जो होता है ना वो छोटी आंत में से ट्रेवल करता है, तो लगभग लगभग 80% 85% भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन जो बचा हुआ 10-15% जो भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, तो वो जब बड़ी आंत में आता है ना, तो वहां पर बड़ी आंत क्या करती है, उस बचे हुए भोजन में से पोषण तत्वों का गलती अवशोषित कर लेती है। ठीक है, लगभग 80 से 90% तो भोजन का पाचन छोटी आंत में जाता है, लेकिन बचा हुआ जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है बड़ी आंत के अंदर। तथा जो भोजन में उपस्थित जल होता है उसका अवशोषण भी कौन करता है, ये बड़ी आंत करती है। ठीक है, पोषक तत्व और पाचन, पोषक तत्वों का उसको तोड़ने का कार्य और उसका अवशोषण का कार्य छोटी आंत करती है। उसके बाद बचा कुचा जो पोषक तत्व होते हैं ना वो बड़ी आंत अवशोषण कर लेता है, तथा उसमें उपस्थित जल की मात्रा को भी कौन करता है, बड़ी आंत अवशोषित करती है। उसके बाद बड़ी आंत तथा छोटी आंत जहां मिलती है वहां एक अपशिष्ट अंग होता है। देखो क्या होता है कि बॉडी में छोटी आंत तथा बड़ी आंत जहां पर आके मिलती है ना, जैसे देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला यहां पर आके मिल रही है। ठीक है, तो जहां पर आके मिलती है वहां पर एक अपशिष्ट अंग होता है। कौन सा अंग होता है, एक अपशिष्ट अंग होता है, ये वाला। इस अपशिष्ट अंग को हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स या परिशेषिका, जिसे परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये जो अंग होता है ना, ये बॉडी में किसी काम का नहीं होता, ये कुछ काम नहीं आता है बॉडी के अंदर, सिर्फ एक परिशेषिका नाम है, यानी बिना काम का जो अंग होता है वो परिशेषिका होता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है इसमें पस भरने लगता है, या इसमें कुछ डैमेज होने के कारण क्या होती है, पस भरता है, मोटी हो जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, तो इसके कारण ये पेन करती है, पेट में दर्द होता है, काफी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करता है डॉक्टर्स, इसका कोई इलाज नहीं करते, वो क्या करता है सीधा इसको काट के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो इसका इलाज करने से भी कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर्स को क्या करते हैं, वो सीधा इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ऑपरेट करके। लेकिन कुछ स्टडीज में बताया गया है कि जो अपेंडिक्स होता है ना, इसके अंदर कुछ जीवाणु या कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ये बॉडी में लाभदायक यानी लाभ प्रोवाइड करते हैं, लाभदायक होते ही हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टडीज के अंदर बताया गया है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, लेकिन इसको अपशिष्ट अंग बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मलाशय की, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टम। बड़ी आंत के बाद जो भोजन जाता है वो जाता है मलाशय में। ठीक है, ये बड़ी आंत है, और ये जो अंग है ये क्या है, मलाशय। कौन सा अंग है ये, मलाशय। ठीक है, देखो भोजन का पाचन स्टार्ट हुआ मुख से, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत में आने के बाद पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, पूरी तरीके से अवशोषण हो जाता है। फिर जो बचा हुआ जो फाइबर होता है, जो गूदा होता है, वो कहलाता है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है,
वो कहाँ आकर स्टोर हो जाता है हमारे पास, मलाशय में आकर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब ये पूरी तरीके से स्टोर हो जाता है तो बॉडी के अंदर प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने के कारण क्या होता है कि ये मलाशय फैलता है, फैलेगा तो प्रेशर बनेगा, ठीक है। और क्या करता है कि फिर हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि इस जो अपशिष्ट है इसको बाहर निकाले, तो उसको हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी कभी भी ये इंडिकेशन हो सकता है। तो जिस द्वार के द्वारा ये बाहर निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, उसे हम कहते हैं मल द्वार। क्या कहते हैं हम उसे, मल द्वार। तो पचा हुआ भोजन मलाशय में आकर एकत्रित होता है और मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यह भाग आहार नाल का अंतिम भाग है, ठीक है। क्या है ये, अंतिम भाग होता है आहार नाल का। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ भोजन होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है तथा बड़ी आंत के अंतिम में स्थित होता है। उसके बाद मलाशय में पाचन के पश्चात बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होता है, ठीक है। जो भोजन का पूरी तरह से पाचन हो गया तो जो अपशिष्ट बचा वो कहां जाकर एकत्रित हो जाएगा, वो मलाशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। उसके बाद मलाशय के अंत में मल द्वार होता है जहां से ये अपशिष्ट शरीर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो मलाशय का काम सिर्फ इतना सा होता है, जो पाचन किया हुआ भोजन होता है वो अपशिष्ट कहाँ आकर इकट्ठित हो जाता है, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। और मलाशय के बाद जो मल होता है वो मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरीके से जो पूरा पाचन होता है वो हमारे शरीर में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टार्ट हुआ था हमारे पास कहाँ से, मुख से। उसके बाद स्टार्ट कहाँ गया, ग्रसनी में गया। ग्रसनी के बाद ग्रास नली में गया। ग्रास नली के बाद आमाशय में गया। आमाशय के बाद छोटी आंत में गया। छोटी आंत में पाचन अवशोषण हुआ। उसके बाद छोटी आंत से कहाँ चला गया, ये बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत में बचा हुआ पोषण क्या गया, अवशोषण कर लिया गया। और जल का भी क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया। उसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ चला गया, मलाशय में चला गया। और मलाशय से निकलकर कहाँ आ गया, बॉडी से बाहर आ गया। किसके द्वारा, मल द्वार द्वारा, ठीक है। तो यहां तक हमारा पाचन कंप्लीट हुआ। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ग्रंथियां भी हैं जो पाचन में सहायता करती है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन ग्रंथियां, ठीक है। तो पहली पाचन ग्रंथि है हमारे पास लार ग्रंथि, ठीक है। कौन सी है हमारे पास पाचन ग्रंथि, लार ग्रंथि, जो मुख में स्थित होती है। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो लार ग्रंथि होती है। तो ये देखते हैं, यह ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करने का कार्य करती है, ठीक है। यह ग्रंथि क्या करती है, मुख में लार उत्पन्न करने का कार्य करती है। ये लसलसा होता है। जब भी हम किसी भोजन भूख, जैसे हमने भोजन नहीं किया हुआ और हमें भूख लग रही है, तो जैसे कोई स्वादिष्ट पकवान देगा तो क्या होता है, मुंह में पानी आने लगता है। तो वो पानी नहीं होता है, वो क्या होती है, वो होती है लार। क्या होती है, वो लार होती है। और वो लार क्या करती है, हमारा दिमाग सोचता है या हमारा माइंड ऑब्जर्व करता है या मान लेता है कि ये भोजन हमारे मुंह में आने वाला है या हम खाने वाले हैं। इस वजह से क्या करती है, जो ग्रंथियां होती है वो लार उत्पन्न करने लगती है, ठीक है। फिर लार भोजन में मिलकर भोजन को लसलसा बना देता है, ठीक है। जब खाना खाते हैं, जब उसको चबाते हैं और जीभ द्वारा लार जब भोजन में मिक्स होती है तो कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। फिर उसके बाद लार में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। लार के अंदर क्या पाए जाते हैं, निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इसमें उपस्थित भोजन में पाचन का क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला जो एंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज और दूसरा होता है टाइलिन। क्या होता है, एमाइलेज होता है और दूसरा क्या होता है, टाइलिन होता है। और ये दोनों क्या काम करते हैं, यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देते हैं, ठीक है। ये शर्करा को सरल शर्करा में यानी माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं, तो माल्टोस कहा जाता है, ठीक है। शर्करा को, जटिल अणु के शर्करा को, मंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोस में। मंड को माल्टोस में करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा होता है होता है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का काम क्या होता है कि जो लाइसोजाइम जब भोजन में मिलता है ना, तो भोजन जैसे हमने बाहर से किया तो बाहर से क्या होता है, हमारे गंदे हाथ भी लगते हैं वातावरण में दूषित होने के कारण। कहीं ऐसी जगह रख दिया कि भोजन वहां पे बैक्टीरिया आ गए, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना भोजन में, तो उस बैक्टीरिया को खत्म जो करता है वो कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। ये किसमें पाया जाता है, लार के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करने में सहायता करता है, ठीक है। यानी जो बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं,
उनको मारने का कार्य कौन करता है या खत्म करने का कार्य कौन करता है? लार में लाइसोजाइम। ठीक है। अब हमारे शरीर में जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, वो कहां कहां पाई जाती है? हमारे शरीर में 3 जगह लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, 3 जगह लार ग्रंथियां पाई जाती है। देखो, ये स्कल का डायग्राम है हमारे फेस का। ठीक है, बाहर त्वचा है, फेस की नाक है, और अंदर की साइड हमारा स्कल है। ठीक है, हड्डी है, जिसे खोपड़ी बोलते हैं। तो ये येलो वाले जो भाग है, ये है कौन सी ग्रंथियां है? लार ग्रंथियां है। ठीक है, तो एक होती है हमारे कान के पास में, एक होती है हमारे जबड़े में, और एक ग्रंथि होती है हमारे मुख या जीभ के नीचे, जीभ के निचले वाले भाग में। कहां होती है? जीभ के निचले वाले भाग में। तो ये जो ग्रंथि होती है, इसे हम कहते हैं, ये वाली जो ग्रंथि होती है, इसे हम कहते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि। कर्ण पूर्व ग्रंथि। ठीक है, कर्ण पूर्व ग्रंथि। और ये जो भाग होता है, ये वाला जो ग्रंथि पाई जाती है, ये होती है हमारे पास अधोजंब ग्रंथि। कौन सी होती है ये हमारे पास? अधोजंब ग्रंथि। ठीक है, और ये वाली जो ग्रंथि होती है, इसे हम कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है ये? अधोजिह्वा ग्रंथि। यानी कान के पास पाई जाने वाली ग्रंथि होती है कर्णपूर्ण ग्रंथि, और जबड़े में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है अधोजंब ग्रंथि, और जीभ के नीचे पाई जाती है अधोजिह्वा ग्रंथि। जब भी भोजन करते हैं तो इन ग्रंथियों द्वारा क्या होती है? हमारे मुंह के अंदर लार उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अगली ग्रंथि है हमारे पास, ये होता है, हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहते हैं हम? अग्नाशय ग्रंथि। जो अगली ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर हमें अग्नाशय ग्रंथि दर्शाई गई है। ये जो भाग हुआ है, बड़ा वाला भाग है, इसे लीवर बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है? ये आमाशय है। आमाशय के पीछे जो येलो कलर का भाग है, ये कॉमा जैसी दिख रही है, दिख रही है ना? तो येलो कलर का भाग है, इसे कहते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि, जो लीवर के नीचे तथा आमाशय के ऊपर या पीछे की साइड स्थित होती है। कहाँ होती है? ऊपर या पीछे की साइड स्थित होती है। इसे कहते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का काम क्या होता है? यह ग्रंथि यकृत के नीचे तथा अग्नाशय के मध्य में स्थित होती है। इसके तथा इसके बीच में होती है, या इसके जस्ट पीछे पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इस ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, ये भी क्या करती है? पाचन में सहायता करती है। पाचन में सहायता कैसे करती है? कि इसके अंदर से एक रस निकलता है, जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय रस। इसके अंदर भी अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं, जो अलग अलग भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करती है। ठीक है, इस अग्नाशय रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला एंजाइम है हमारे पास ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है, वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस में जो एंजाइम होता है, वो होता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या काम करता है? प्रोटीन के पाचन के लिए सहायता करता है। जो प्रोटीन होगा भोजन के अंदर, उसको तोड़ने में तथा उसको पाचन करने में क्या करेगा? सहायता करेगा। दूसरा होता है लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज, जो वसा यानी फैट, जो फैट होता है हमारे पास, जो हमारे चर्बी, जिसे हम चर्बी बोलते हैं, उस फैट को पाचन करने में कौन सहायता करता है? लाइपेज सहायता करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये अग्नाशय रस में पाया जाता है, जिसमें कि ट्रिप्सिन भी होता है। ठीक है, और ये कहां से स्रावित होता है? ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से। उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक एंजाइम भी निकलता है, जो शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो, क्या होता है कि इसमें 3 तरह की ग्रंथियां और पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा। और इन तीनों में से एक क्या करती है? इंसुलिन का स्रावित करती है, यानी इंसुलिन को निकालती है। अब ये इंसुलिन काम क्या करता है? ब्लड में जो रक्त होता है ना, रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या करती है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित
करती है। कौन? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो शक्कर की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो ब्लड में क्या हो जाएगी? ब्लड मीठा होने लगेगा। यानी टेस्ट के मामले में नहीं बोल रहा, मीठा मतलब कि उसमें शर्करा बढ़ गई, और शर्करा बढ़ने के कारण एक बीमारी बनती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज, ठीक है, या शुगर कहते हैं। शुगर कहते हैं ना, नॉर्मल भाषा में शुगर हो गई। तो जब भी इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? उसे बोलते हैं हम डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज रोग कहा जाता है, जिसमें ब्लड में शर्करा बढ़ जाती है। ठीक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे डायबिटीज जब ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमें बाहर से ही एंजाइम लेना पड़ता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में मिलता है और रक्त में शुगर की मात्रा को, शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो अगर इंसुलिन ही ब्लड में से खत्म हो जाएगा तो शर्करा की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। और जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो रक्त में शक्कर बढ़ जाएगा, और बढ़ने के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज। ठीक है। तो जब नॉर्मल होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, केवल मीठा खाना बंद कर दो तो शक्कर की मात्रा क्या होती है? ब्लड में कम रहती है। लेकिन जब कभी एक्सट्रीम हो जाता है या बढ़ जाती है ये बीमारी, तो इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। तो फिर इस इंसुलिन को हम बाहर से इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। ठीक है। जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जब डायबिटीज बढ़ जाती है, तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो यानी इस एंजाइम को हम बाहर से क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर ये क्या कर रहा है? शर्करा की मात्रा को हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। और ये जो एंजाइम होता है कहां से स्रावित होता है? ये अग्नाशय में से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? ये अग्नाशय के अंदर स्रावित होता है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ग्रंथियां होती है, जिनके द्वारा ये क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। उसके बाद इंसुलिन की कमी से मधुमेह, ठीक है, मुझे हिंदी में नाम याद नहीं आया था, इसे बोलते हैं हम मधुमेह रोग। डायबिटीज को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? मधुमेह रोग होता है। ठीक है। यानी इंसुलिन कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग या डायबिटीज होगा। अगली ग्रंथि है हमारे पास यकृत। ठीक है। कौन सी ग्रंथि है? यकृत। कुछ इस तरह का दिखाई देता है यकृत। देखिए क्या होता है कि हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ा कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? छोटी आंत होती है। लेकिन अगर वो पूछता है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझना कि पहला क्वेश्चन होता है कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ा अंग कौन सा पाया जाएगा? तो कौन सा पाया जाएगा? यकृत पाया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार नाल में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पाचन तंत्र में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग होगा पाचन तंत्र का छोटी आंत। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस रखना। शरीर के बारे में पूछेगा तो यकृत होगा, और आहार नाल या पाचन तंत्र के बारे में पूछेगा तो छोटी आंत होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। यह एक पाचन ग्रंथि है। क्या है? यह एक पाचन ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। अब डायफ्राम क्या होता है? कि जो डायफ्राम होता है ना, श्वसन तंत्र का पार्ट है। ठीक है। फेफड़े होते हैं, देखो ये क्या होती है, पहले छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं तो मैं बता दूं कि डायफ्राम क्या होता है। देखो ये फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है, जो इन फेफड़ों को फैलने तथा सिकुड़ने में सहायता करता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल इससे अड़के होते हैं। और इसी जस्ट डायफ्राम के नीचे हमारे पास कौन सा अंग पाया जाता है? ये हमारे पास पाया जाता है हमारा लीवर। इसी के जस्ट नीचे होता है, इसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं इसे हम? डायफ्राम, जो फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है, और इस डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारे पास पाया जाता है यकृत। ठीक है। तो यकृत हमारी बॉडी का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। क्या है? यकृत हमारी बॉडी का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अंग है, जो हमने अभी बात की कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। अब देखो क्या होता है कि पाचन ग्रंथियों में भी रस स्रावित होता है, या कोई
कोई किसी तरह का एंजाइम या स्रावित होता है जो पाचन में सहायता करता है। तो ऐसे यकृत के अंदर एक पित्ताशय होता है, ठीक है, जो ये ग्रीन कलर का है हमारे पास, जो ये ग्रीन कलर का दिखा हुआ है, नली जैसा, थैली जैसा, ये होता है पित्ताशय, जो यकृत के नीचे स्थित होता है। ठीक है, कहाँ स्थित होता है? यकृत के नीचे स्थित होता है। और इसका काम क्या होता है कि जो लिवर होता है ना, ये पित्त का स्त्रावण करता है, पित्त रस का स्त्रावण करता है, और वो पित्त रस इस यकृत में होते हुए इस नलिका द्वारा कहाँ आता है? हमारे पित्ताशय के अंदर आता है, और यहाँ पर ये स्टोर होता है। सिर्फ पित्ताशय का कार्य क्या होता है? इस पित्त को स्टोर करने का काम होता है। क्या होता है? इस पित्त को स्टोर करने का काम होता है, और बनाने का काम कौन करता है? ये यकृत करता है। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पित्त का स्त्रावण कौन करता है? यकृत करता है। और पित्त को स्टोर करने का काम कौन करता है? जिसे पित्ताशय कहते हैं, उसमें एकत्रित होता है। ठीक है, इसके नीचे थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, और इसमें पित्त का स्टोर होता है, पित्त स्टोर होने का काम कार्य करता है। उसके बाद यह पित्त क्षारीय होता है। ठीक है, पित्त की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। देखो क्या होता है कि आमाशय के आने के बाद जठर रस में HCl जो होता है वो भोजन की प्रवृत्ति को अम्लीय करता है। अब इस अम्लीय प्रवृत्ति को क्षार में बदलने के लिए यकृत क्या करता है? पित्त रस का स्त्रावण करता है, और कहां स्टोर करता है? पित्ताशय में। अब जैसे जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे पित्त कहां आकर मिलेगा? आमाशय में, भोजन में मिलेगा, और अम्ल की मात्रा को कम करेगा, यानी भोजन की अम्लीय प्रवृत्ति को बदल कर किस में कन्वर्ट कर देगा? वो क्षारीय में बदल देगा। ठीक है, जो आमाशय में भोजन की प्रवृत्ति को अम्लीय से क्षारीय कर देता है। ठीक है, क्या करता है? वो अम्ल से क्षार में परिवर्तित कर देता है तथा भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, यानी आमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है, और उस अम्लीय भोजन को क्षार में, क्षारीय प्रवृत्ति में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? ये पित्त रस करता है। जो कौन स्त्रावित करता है? हमारा लीवर स्त्रावित करता है। ठीक है, तो लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर के नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। तो लीवर क्या करता है? पित्त को स्त्रावित करता है या पित्त का निर्माण करता है, और उस पित्त रस को कहां स्टोर करता है? अपने नीचे स्थित थैलीनुमा संरचना जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, उसमें स्टोर करता है। और पित्त कैसी प्रवृत्ति का होता है? ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, और क्षारीय प्रवृत्ति का होने के कारण आमाशय में स्थित भोजन जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है उसको अम्ल से क्षार में परिवर्तित कर देता है। कौन? पित्त रस। ठीक है, तो ये होता है हमारा यकृत, और इसका कार्य होता है पित्त को स्त्रावित करना और भोजन के पाचन में इसको सहायता करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट, और हमने पाचन तंत्र के अलग अलग अंग को पढ़ा। उसके बाद हमने इसकी ग्रंथियां पढ़ी, और पाचन हमारी बॉडी में कैसे होता है और उसका अवशोषण कैसे होता है, ये हमने इसमें पढ़ा। तो हमारा पाचन तंत्र या मानव तंत्र का पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है, वो पाचन तंत्र, वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ाया समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करें तथा वीडियो को शेयर और लाइक करें।